गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लैंड रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम जो है वो शेरशाह के टाइम में कैसे था और मुगल के टाइम में वो कैसे इमर्ज होता है और कैसे अकबर उसमें क्या क्या चेंजेस लाता है। तो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं कि अभी भी जैसे अगर हमारे पास अभी मान लो कि हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं इकोनॉमी अब नहीं रहे, हम लोग सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं कि मेनली हम लोग का काम है जो इकोनॉमी में मिनिमम मैक्सिमम जो सपोर्ट आता है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है और जो निर्माण के क्षेत्र में है उससे आता है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस पीरियड में क्या है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो सारा टैक्सेशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होगा और रेवेन्यू का जो बेसिक आधार होगा वो एग्रीकल्चर होगा। अब एग्रीकल्चर में कई सारा मैटर था। जनरल परसेप्शन क्या है कि जनरल परसेप्शन ये है कि मान लो कि एक लैंड है ना, तो इसमें से जितना भी क्रॉप आएगा उस क्रॉप में 1/3 जो है वो किंग ले लेगा या अलाउद्दीन खिलजी होगा तो 1/2 ले लेगा। इस लैंड से जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा है ना, जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ क्रॉप्स लेने का भी पैटर्न था सल्तनत पीरियड में भी ये पैटर्न है और उससे पहले भी ये पैटर्न था। तो या तो मान लो कि आप 1/3 ले लो, कैसे ले लो कि पूरा का पूरा क्रॉप ही ले लो, आप उसको बाद में उसको उसका जो होता है अनाज निकालना ग्रेन उससे रिलीज कराना तो वो कर लो, या फिर पूरा का पूरा ग्रेन ले लो है ना कि जब वो किसान निकाल लेगा तो आपको ग्रेन वो दे देगा। या फिर आप क्या करो कि इस सेक्शन से है ना जितना जितना प्रोडक्शन होगा उस किसान का उस फार्मर का उसका जो 1/3 होगा उतना प्राइस का आप कॉइन ले लो है ना। तो कैश भी ले सकते हो, ग्रेन में भी ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट के डायरेक्ट खेत में ही आप तय कर लो यहाँ पे जाएगा कि ये वाला सेक्शन जो है ये किंग का हुआ तो इस वाले सेक्शन से जो प्रोडक्शन होगा वो किंग का अपना हुआ वो उसको काट के ले जाएगा, उसका डिपार्टमेंट का लोग आएंगे और उससे ग्रेन जैसे निकलता है थ्रेसर वगैरह में डाल के वो निकाल लेंगे। ये प्रोसीजर था। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इंडिया को अभी भी, तो हम लोग रेन हार्वेस्टिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आज भी। इरिगेशन के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैटर है वो जो आपका है मानसून पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं है ना। तो इरिगेशन उस लेवल से है नहीं। उसके बाद अलावा क्या है कि कभी कभी क्या होता है हर सर्टेन टाइम में इस पीरियड में एंशिएंट मेडाइवल के पीरियड में फेमाइन आता है या फिर अच्छी बारिश नहीं हुई या फिर जो है क्रॉप सही से नहीं हुआ, कीड़े लग गए है ना। या फिर ये हुआ कि अलग अलग पैटर्न के लैंड है तो कुछ लैंड ऐसा होगा जो वो क्या कहते हैं कि वो नदी के किनारे का एरिया है तो वहाँ फसल बेहतर होगी, कुछ होगा जो बहुत दूर का एरिया है वहाँ फसल बेहतर नहीं होगी। लेकिन आप सब जगह सेम पैटर्न कर रहे हो तो किसानों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ज़्यादा साइंटिफिक करने के लिए हर किंग अपने अपने पीरियड में ये काम करता है। तो अब ये कैसे काम करता है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये है कि पहले क्या होता था कि पहले 3 तरह से होता था, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई है ना। रास बटाई मीन्स होता है कि उसको पैमाइश उसको मेजर कर लिया गया और मेजर करके 1/3 जो है वो रख लिया गया खेत को ही। लंक बटाई हुआ है ना कि आप ग्रेन पूरा का पूरा निकाल लें उसके बाद आप किंग को 1/3 दे दें। खेत बटाई क्या हुआ कि आप जो क्रॉप लगा हुआ है ना, तो लगे हुए क्रॉप को आप काट के जब इकट्ठा कर लोगे तो आप जो है वहाँ पे वो इकट्ठा क्रॉप उसको उससे ग्रेन नहीं निकालना है, उसको थ्रेसर में नहीं डालना है, उसको वो क्रॉप ही दे देना है, वो अपना निकाल लेगा। तो ये चल रहा था सल्तनत के पीरियड में और अकबर से पहले के पीरियड में भी ये पैटर्न पूरा चल रहा था। एंशिएंट मेडाइवल सब जगह आप यही पैटर्न देखते हो। इसमें मुगल पीरियड में आके जो है लेंथ मेजरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। लेंथ मेजरमेंट सिस्टम और उसमें जो रेवेन्यू लेने का पैटर्न है उसको थोड़ा सा अकबर बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो अब कह रहा है कि दैट इज़ कॉल्ड क्या, मसाहत। ये एक पैटर्न होता था दैट इज़ मसाहत। ये मसाहत पैटर्न का रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको सबसे पहले अडॉप्ट करता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को रेवेन्यू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बताया था 3-3 आर्मी वो होल्ड करता है तो उसको रेवेन्यू को ज़्यादा साइंटिफिक करने की कोशिश करता है ना। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, बिस्वा एंड बीघा। अब व्हाट इज़ द बिस्वा एंड बीघा, तो इसको समझते हैं कि इसने क्या किया कि एक लैंड है, अभी भी ये पैटर्न नॉर्थ इंडिया में भी और अलग अलग जगहों पर भी यूज़ किया जाता है। तो इसने एक पैटर्न बनाया कि 1 एकड़ जो होगा दैट इज़ कॉल्ड बीघा है ना। 1 एकड़ जो होता है वो थोड़ा सा 1 बीघे से ज़्यादा होता है। तो ये 20 के मल्टीपल में यूनिट काम करेगा, राइट।
तो 1 एकड़ के अराउंड यानी कि 1 बीघा के अराउंड का जो एरिया होगा उसको 20 फ्रिक्शन में बांटा जाएगा। और ये जो फिर 1 कट्ठा इसको कहते हैं, तो फिर 1 कट्ठा फिर ये 20 में कन्वर्ट होगा, तो उसको नीचे कहते हैं धुर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो बिस्वा और बीघा का कॉन्सेप्ट जो है ये हेक्टेयर और एकड़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो ऐसा यूनिट आप देखते हो या जो भी ये है, तो ये यूरोप से आया था। दैट इज हेक्टेयर और यूनिट ये एकड़ या फिर आप इंच, गज और बहुत सारे पैटर्न जो है फर्टिल लैंड को मेजर करने के लिए या लैंड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किलोमीटर में, कोई बात करता है माइल में, कोई बात करता है गज में, है ना, कि 1 मील चलना है। इसको हिंदी में कहते हैं कि 1 कोस जाना है, तो 1 माइल जो है वो 1500 मीटर्स का होता है। इसी को 1 कोस भी कहते हैं, राइट। अब हम लोग जनरली इसको मेजर करते हैं कैसे, कि 1 किलोमीटर जाना है, ये 1000 मीटर हो गया, राइट। तो दैट इज कॉल्ड क्या, 1 किलोमीटर। तो इसी तरह से ये मेजर किया जाता है। तो दैट इज बिस्वा एंड बीघा। ये कॉन्सेप्ट लाया कौन है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाद में इसको उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। शेरशाह सूरी ने मसाहत सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइव किया, थोड़ा सा साइंटिफिक बनाने की कोशिश की, है ना। और उसके बाद अकबर ने इस मसाहत सिस्टम को बहुत इम्प्रूव किया। क्या इम्प्रूव किया और शेरशाह ने क्या किया था, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 सिस्टम थे। मसाहत सिस्टम जब मिडाइवल में चल रहा है शेरशाह और अकबर के टाइम में, तो 2 सिस्टम थे, दैट इज़ जाप्ती सिस्टम एंड टोडरमल की बंदोबस्ती सिस्टम, दैट इज़ आईन दहसाला। तो व्हाट इज़ जाप्ती एंड व्हाट इज़ आईन दहसाला। तो अकबर से पहले ये जाप्ती सिस्टम चल रहा था। तो जाप्ती सिस्टम को हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ आईन दहसाला। ये बिल्कुल आप ऐसा समझो कि ये सीए वाला मैटर है ना। तो सीए वाला मैटर क्या है कि टैक्स होते हैं, अभी बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे पहले, फिर जीएसटी आके कंपोजिट हो गया, फिर स्टेट जीएसटी होता है, सेंटर जीएसटी होता है, सर्विस टैक्स होता है, या फिर लीकर पे जो टैक्स लगता है, या फिर पेट्रोलियम पे जो टैक्स लगता है, तो अलग अलग टैक्स लगा करते थे। तो इन टैक्सों को हम लोगों ने क्या किया, कंपोजिट रूप से कर दिया जीएसटी में, है ना। पहले एक्साइज ड्यूटी अलग था, कस्टम ड्यूटी अलग था, है ना, आबकारी ड्यूटी अलग था, या फिर मान लो पेट्रोलियम पे अलग टैक्स लग रहा है, सेस अलग लग रहा है, तो उसको कंपोजिट फॉर्म में हम लोग जीएसटी तक आ गए। तो इसको बेहतर करने की कोशिश हमेशा टैक्सेशन को चलते रहती है, इस पीरियड में भी चल रही है। तो इस पीरियड में अकबर ने एक पैटर्न बनवाया टोडरमल से, दैट इज़ टोडरमल की बंदोबस्ती, है ना, दैट इज आईन दहसाला। और उससे पहले अकबर से पहले शेरशाह और तमाम लोगों के समय में जाप्ती पैटर्न चल रहा था, है ना। ये एक टाइप का टैक्सेशन सिस्टम है जो एग्रीकल्चर लैंड से लिया जाता है। इसके अलावा भी मैंने टैक्सेशन में आपको बताया था कि अर्बन एरिया से कौन कौन से टैक्स आते हैं, रूरल एरिया से कौन कौन से टैक्स आते हैं, तो सारा टैक्स। तो जो एग्रीकल्चर बेस्ड टैक्स है उस पर अभी फोकस है, उसी पे ये बात की जा रही है। ये दोनों सिस्टम उसी के लिए, इसी को मसाहत सिस्टम कहते हैं। मसाहत सिस्टम में 2 तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, दैट वन इज जाप्ती सिस्टम एंड सेकेंड इज टोडरमल की बंदोबस्ती आईने दहसाला, राइट। तो व्हाट इज जाप्ती सिस्टम। तो इसमें भी क्या किया गया कि लैंड सर्वे बेस्ड सिस्टम बनाया गया। अभी क्या है कि आप मान लो कहीं बैठे हुए हो, ऑफिसर हो, है ना, ब्लॉक में, परगना में, और आपने कहा कि भाई एक किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1 बीघे ज़मीन है, एक के पास 2 बीघे ज़मीन है। तो एवरेज आपने कहा कि मान लीजिए कि इतना क्रॉप होता है 100 केजी, तो उसका 1/3 जो है आप मेरे को दे दोगे, 33 केजी। आप लैंड को देखने भी नहीं गए, फसल हुआ कैसा ये भी आपको नहीं पता। अब किसान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि 50 के चूँकि फर्टिलाइज़र उसमें आया नहीं, इरिगेशन का कॉन्सेप्ट वैसा है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इरिगेशन के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए जाएँ, है ना। जो मानसून है उस पर सारा डिपेंडेंसी है, या फेमाइन आ गया, कीड़ों ने अटैक कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि फसल जो है, क्रॉप्स जो है वो टिड्डों से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। तो इसमें कहा गया कि नहीं, हम जो है इसको क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। किस तरह से सर्वे करेंगे, तो शेरशाह ने चलाया तनाव, अकबर ने चलाया जरीब। अभी भी जो लैंड मेजरमेंट होता है हम लोग इंच में या फिट में कर लेते हैं अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अभी भी इसी पैटर्न पे चल रहा है जो शेरशाह का गजे सिकंदरी था, दैट इज करीब और जरीब इसको बोलते हैं, अभी भी चल रहा है। तो शेरशाह ने बनवाया एक टूल बनवाया गजे सिकंदरी, और अकबर ने इसे कहा गजे इलाही। तो ये बिल्कुल इस पैटर्न का होता है कि मान लीजिए वो पर्टिकुलर ये है कि 34 फिंगर्स,
39 फिंगर्स, यानी कि उंगली से ये काउंट होता है, तो वो हो जाएगा 1 गजे सिकंदरी, राइट। तो इसी तरह से अकबर ने भी इसमें थोड़ा सा रिवाइव इसको किया, इसको थोड़ा इम्प्रूव किया और इसको बेहतर बनाया। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि तनाब और जरीब से होता है। टूल्स क्या है, तो गजे सिकंदरी और गजे इलाही। गजे सिकंदरी किसने दिया था, तो शेरशाह ने। गजे इलाही किसने दिया था, अकबर ने, है ना। तो जाप्ती सिस्टम हम जो देख रहे हैं, तो जाप्ती सिस्टम में मेजरमेंट का ये दो टूल्स हो गया, यूनिट हो गया। तो 39 उंगली आप काउंट करोगे तो लगभग इतना बड़ा होता है, तो ये एक यूनिट हुआ। इससे पूरा का पूरा वो जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी पैमाइश की जाएगी, उसको मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि लैंड मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग शेरशाह एंड अकबर। तो शेरशाह के समय में लैंड मेजरमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा था और अकबर के समय में लैंड मेजरमेंट सिस्टम में क्या क्या सुधार हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि इससे फ़ायदा क्या होता था, एस्टिमेट द लैंड हेल्ड बाय ईच फार्मर। रिकॉर्ड्स जो है वो कानून को रखता था, दैट इज परगना का ऑफिसर है, राइट। तो इससे क्या है कि आप जाके ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको मेजर करें, और मेजर करने से क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट आंकड़ा आ जाएगा कि किस फार्मर के पास, किस किसान के पास कितनी ज़मीनें हैं। और फिर आपको क्या होगा कि टैक्सेशन लगाने में आसानी हो जाएगी। चूँकि अभी भी आप देखोगे, चूँकि उस समय जंगल में बहुत थी, तो आप एक बहुत पहले का अनुमान लेके बैठे हो कि इसके पास इतनी ज़मीन है, राइट, और आपने उसमें टैक्सेशन लगा दिया, वो उतना दे नहीं पा रहा है, तो ये कहा नहीं, मैं जाके मेजर करवाऊँगा। तो ये जो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, तो परगना का एक स्टाफ है कानूनगो, राइट। तो कानूनगो के पास ये जो है वो डाटा रहेगा कि किस पे कितना टैक्स लगाना है। अब शेरशाह ने क्या किया कि शेरशाह ने कहा कि चलो ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको मेजर तो कर लिया। अब मेजर करने के बाद उसने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो क्या क्लासिफिकेशन था, तो बेस्ड ऑन कल्टीवेशन स्टेटस। क्या कल्टीवेशन स्टेटस है, तो इसने कहा कि दो तरह की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज पोलज एंड दैट इज परौती, है ना। व्हाट इज द पोलज, लैंड दैट वाज कल्टिवेटेड एनुअली। तो अभी भी आप देखोगे एग्रीकल्चर बेस्ड, अगर थोड़ी बहुत आपको ग्रामीण नॉलेज है, आपने देखा है, अगर नहीं जानते हो तो भी ये समझने की कोशिश करो कि जब ट्रैक्टर नहीं थे, जब फर्टिलाइज़र नहीं थे, राइट, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि आप हमेशा एक ही एग्रीकल्चर प्लॉट को, है ना, एग्रीकल्चर लैंड को कंटिन्यू अगर क्रॉप उसमें उगाते हो, तो एक समय के बाद उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। तो किसान वहाँ पे क्या करते थे कि एक सर्टेन पीरियड, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद वो अपने, जैसे मान लो किसी किसान के पास 3 एकड़ ज़मीन है, तो वो इस तरह से इसको यूज़ करेगा कि 2 एकड़ इस साल करेगा, 1 एकड़ खाली छोड़ देगा, फिर अगले साल रेस्ट 2 एकड़ में करेगा, 1 एकड़ को फालेगा। तो ये एक पैटर्न था। तो इसने इसलिए ये पैटर्न निकाला कि कल्टीवेशन के स्टेटस पर 2 तरह की भूमि हो गई, 2 तरह का लैंड हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, पोलज एंड परौती। तो पोलज जो है, जो एनुअली कल्टीवेशन हो रहा है, और परौती मीन्स होता है खाली ज़मीन, लैंड दैट हैड बीन अनकल्टिवेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय से जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है, किसी किसान के ओनरशिप में है। अब क्या प्रॉब्लम था इस मेजरमेंट में, इससे पहले जब मसाहत नहीं था, तो उससे पहले क्या प्रॉब्लम था कि आप किसी किसान के पास कुछ पड़ती ज़मीनें भी हैं, खाली ज़मीनें भी हैं जहाँ एग्रीकल्चर वो कल्टीवेशन नहीं करता है, और कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर वो करता है। आपने दोनों को कंपोजिट कर दिया। तो मान लो किसी के पास 3 एकड़ जो है जिसमें वो कल्टीवेशन करता है और 2 एकड़ में कल्टीवेशन नहीं करता है, तो टोटल हो गया 5 बीघा। एकड़ में आपके समझने के लिए बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड बीघा। 20वां बीघा दिया था, तो 5 बीघा हो गया, है ना, यूनिट होता है ये 5 एकड़ के अराउंड ही मान लो, ज़्यादा आसान होगा आपके समझने के लिए। तो फिर ये अगर है, तो आपने तो कह दिया कि 5 में है तो 1/3 आपको देना पड़ेगा, और आपने एवरेज ले लिया कि 1 एकड़ में 100 केजी होता है। तो 5 एकड़ तो मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 500 केजी। अब 500 केजी हो गया, इसको 1/3 आप कर दे रहे हो कि इसका 1/3 जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका 1/3 हो जाएगा कितना, 5 से 15, लगभग 165 केजी अराउंड में। तो 165 केजी इसको देना। लेकिन टेक्निकल मैटर क्या है कि ये तो 3 एकड़ पे ही एग्रीकल्चर कर रहा है, और 3 एकड़ में तो इसको 300 हुआ ही है, तो हाफ से ज़्यादा आप ले रहे हो। तो इसमें क्या होगा, रिवोल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब भी किसी के इकोनॉमिकल चीज़ों पे आप अटैक करोगे, सोसाइटी में, मिडिल क्लास में, या जब भी आप किंगडम देखते हो, तो मेजोरिटी में इन किंगडम के अगेंस्ट जो
रिवोल्ट हुआ है, जो रिवेलियन ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप का सबसे बड़ा बेसिक आधार है ना, बेस जो था वो ये था कि इसके इकोनॉमी पे अटैक हुआ। अगर कुछ को छोड़ दे तो जैसे सिखों का और मराठों का ये पॉलिटिकल मैटर था जो मुगलों से वो उलझे और उन्होंने अपनी अपनी पावर को, अलग अलग किंगडम को एस्टेब्लिश्ड किया। लेकिन और भी हैं, जैसे बुंदेले हैं, जाट हैं, है ना, तो इन तमाम लोगों के साथ ये, या फिर जो लोकल रिवेलियंस होते हैं, किसान हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि मैंने आपको पढ़ाया था मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम। तो व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम? तो आपने क्या किया, किंग ने क्या किया कि एक एरिया दे दिया किसी को कि यहाँ से जो रेवेन्यू आएगा कितना आएगा, तो 1/3 रेवेन्यू आएगा। तो 1/3 जो रेवेन्यू आएगा वो पर्टिकुलर एक पर्सन को मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा, है ना, राजा मान सिंह को मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा कि मान सिंह जो है ऑफिसर है, 5000 जात बटे 5000 सवार। तो मान सिंह की सैलरी कितनी हुई, 5000। और मान सिंह को कितना हॉर्समैन को वो करना है, रखना है, तो 5000। तो अब ये हॉर्समैन को रखोगे तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी और जो हॉर्सेस हैं उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको यहाँ से जो रेवेन्यू मिल रहा है जो कि 1/3 था, ये सब इसी में मेंटेन होना चाहिए। और इसके अलावा भी रेस्ट अमाउंट जो है वो कुछ जो बचता है वो पर्टिकुलर तय कर लिया जाएगा, वो आपको किंग को वापस कर देना पड़ेगा। अगर नहीं होता है, अगर किंग ने कह रखा है कि ठीक है इतना मेजर, जनरली ऐसा किया जाता था कि कुछ बचे नहीं, वो इक्विवेलेंट होता था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस सेक्शन में ये इसको बना दिया आपने मनसबदार, और इस मनसबदार के मतलब सपोर्ट के लिए आपने दे दिया 4 जमींदार जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने में वहाँ तो आपके स्टाफ को सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये जो है इसको 1/3 चाहिए, राइट। अब मान लो कि 1/3 में प्रॉब्लम क्या हुआ, जो मैंने आप पीछे बताया था कि 5 एकड़ किसी फार्मर के पास है लेकिन वो 3 एकड़ में एग्रीकल्चर कर रहा है, तो आप उसका हाफ से भी ज़्यादा ले रहे हो टैक्स के रूप में, जो वो फसल उपजाया है उसको, तो उसको परेशानी होगी, वो देना नहीं चाहेगा। तो आप यहाँ पे फोर्स करोगे। आपके साथ जो ये मनसबदार है इसके साथ क्या मजबूरी है कि इसको ये मेंटेन करना है, ये अपने जेब से लगा के, अपने पॉकेट से लगा के तो ये करने से रहा, और इसके पास आएगा भी कहाँ से। तो यहाँ पे ये ट्रबल हो जाता है कि किसान जो है वो जमींदार अब ज़बरदस्ती करेगा, फोर्सफुल्ली रेवेन्यू जो है टैक्सेशन वसूलेगा, राइट। उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि अब किसान के लिए मुश्किल है देना, तो वो रिवोल्ट करेंगे, वो बहुत नाखुश रहेंगे। आप समझो कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि हाफ तो अनाउंस्ड था कि टोटल जितना फसल होता है उसका हाफ तो किंग का होगा ही होगा। अब फसल के साथ सेम परेशानी थी कि 3 एकड़ और 2 एकड़, 3 एकड़ में जो है फसल होती है, 2 एकड़ खाली ज़मीन रखी हुई है, राइट। लेकिन आपको 5 एकड़ का वो टैक्स देना पड़ेगा, और आपने इसका क्लासिफिकेशन किया नहीं है। क्रॉप में भी क्लासिफिकेशन है, कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक उसका, जैसे मक्का है, तो अगर जो नदियों का दोआब का एरिया है, 2 नदियों के बीच का जो एरिया है, या फिर जो मानसून बेहतर हुआ, तो उस कंडीशन में ये फसलें अच्छी होती है। लेकिन मान लो उस कंडीशन में आप धान लगाते हो, है ना, या गेहूं लगाते हो, या कोई और क्रॉप लगाते हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको अगर उस लेवल का रेनफॉल नहीं मिला तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। अभी भी पैन इंडिया ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके धान को लेके कि अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो धान का फसल खेत में ही बेकार हो जाता है, और मेजोरिटी में ये होता है। और पंजाब वगैरह और हरियाणा जो उस सेक्शन में है, तो उसमें आप आर्टिफिशियल जो इरिगेशन है, आप पंप सेट लगा के या नहरों का ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है तो आप कर लेते हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, पंप सेट भी नहीं है और कैनाल्स भी नहीं है, तो यहाँ पे ये किसान देना नहीं चाहेंगे। जमींदार इनसे ज़बरदस्ती वसूलेगा क्योंकि मनसबदार को पैसे चाहिए। मनसबदार को क्यों पैसे चाहिए? क्योंकि ये मेंटेन करना है, और ये जो है ये किसने तय किया है? तो किंग ने तय किया है, राइट। अब किंग को पता ही नहीं है कि मैटर क्या था, तो इसी कारण से इसको साइंटिफिक बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। और सबसे बेहतर इसीलिए अकबर के बारे में ये है कि वो सबसे बेहतर टैक्सेशन सिस्टम लाता है और सबसे क्लासिफाइड टैक्सेशन सिस्टम लाता है। तो यहाँ पे इनिशियली शेरशाह ने कहा कि 2 तरह के लैंड होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होंगे, तो उस हिसाब से टैक्सेशन लगेगा। जहाँ फसल हुई ही नहीं है तो उस पर आप टैक्स कैसे ले सकते हो, राइट। तो उसने कहा कि ठीक है मैं इससे टैक्स ले लूँगा, इस सेक्शन वाले से इसको मैं छोड़ देता हूँ कि चलो भाई ये नहीं है, राइट।
तो ये बेहतर हो गया, ये किसानों को रिलीफ मिला, किसानों को रिलीफ मिला तो किसान रिवोल्ट क्यों करेंगे, या जमींदारों को फिर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो इसलिए जमींदारी जो थी, ये आप जितने भी हिंदी लिटरेचर देखोगे उस पीरियड के, चाहे प्रेमचंद की गोदान हो या शरदचंद की बुक हो या जो भी जमींदारी ओरिएंटेड बुक्स लिखे गए हैं, तो दिखाया गया है कि जमींदार काफ़ी जुल्म करता है, काफ़ी परेशान करता है। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है, क्योंकि फिर जमींदार को भी कमीशन मिल रहा है, जितना वो रेवेन्यू लाएगा उसका कमीशन मिलेगा। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 44 लाख एनुअली जमींदार को, किंग को देना है, तो वो भी पैसा उसे चाहिए। उसके बाद वो अपना जो मेन पावर जो है वो मेंटेन करता है, तो उसको सैलरी देने के लिए भी पैसे चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट चाहिए। तो इन तमाम कारणों से सारा प्रेशर किस पे आ गया, एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो खेती कर रहा है, फार्मर पे आ गया। तो अब यहाँ पे समस्या पैदा हो गई, ठीक है। तो शेरशाह ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, दो तरह क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन अकबर ने इसको थोड़ा सा और काफ़ी बड़ा किया, विस्तृत किया, बढ़ाया कि नहीं और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। अब अकबर ने क्या कहा कि कल्टीवेशन पैटर्न और प्रोडक्टिविटी के आधार पर, है ना, कल्टीवेशन पैटर्न और बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, है ना, इसके बेस पर मैं इसको और क्लासीफाई करता हूँ। क्या क्लासीफाई किया, एक तो आपने देखा पोलज, जहाँ एनुअली कल्टीवेशन हो रहा है, राइट, तो पोलज हो गया। दूसरा हो गया पर्ती, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, लैंड लेफ्ट अलाउ फॉर ए शॉर्ट टाइम टू ए रीजन फर्टिलिटी। अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी भी ये पैटर्न अपनाया जाता है, जो बड़े किसान होते हैं, चूँकि ज़मीन की जो हमारा पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया और लैंड कम है, तो अब ये नहीं होता है, क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का, है ना, यूरिया, डीएपी, पोटास, इन तमाम चीज़ों का यूज़ करते हैं, या फिर इरिगेशन के लिए हमारे पास कैनाल्स हैं या फिर पंप सेट है जिससे ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा रेनफॉल अगर बेहतर हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये है, तो ये अब नहीं होता है। तो पोलज हो गया, जो एग्रीकल्चर मेन लैंड है, कल्टीवेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, और ये पर्वतीय हो गया। दूसरा हो गया चांचर, लैंड लेफ्ट फ्लो फॉर 3-4 ईयर्स। तो ये जो चांचर भूमि वो है जो 3-4 साल के लिए खाली छोड़ दी गई, फिर उसको हम लोग यूज करने लगे। और ये जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, इसको हमेशा खाली छोड़ा है। हो सकता है कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जो नदी के ढलान की तरफ हो, तो वहाँ पे पानी इरिगेशन हो ही नहीं पाता है सही से, तो इस कंडीशन के लिए इसको खाली ही छोड़ देते हैं। या बलुआई ज़मीन हो, है ना, सैंड ज़्यादा हो, तो कोई फसल वहाँ पे बेहतर हो नहीं पाती है, लेकिन वो ओनरशिप आपके पास है, आप ट्राई कर सकते हो, तो ये वाला है। इसके अलावा कहा गया बंजर, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 5 ईयर्स और मोर। कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो एकदम पूरा बंजर है ना, राजस्थान वगैरह में आपको ऐसे लैंड देखने को मिल जाएंगे कि आप राजस्थान के किसान से बात करोगे कितनी ज़मीन है, कोई कहेगा 1000 एकड़, कोई कहेगा 2000 एकड़, कोई कहेगा 5000 एकड़, लेकिन जो उसकी प्रोडक्टिविटी आज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, चूँकि वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ग्राउंड वाटर इतना नीचे है कि वो संभव ही नहीं है उसको निकालना। जो आप जो कैनाल्स हैं वो कैसे बनाओगे, क्योंकि रिवर सिस्टम ही नहीं है। तो इस कारण से इस ज़मीन को कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया जाता है रेनफॉल के भरोसे। तो आप देखोगे कि 500 एकड़ में सरसों लगा हुआ है, लेकिन कोई खास फसल हो नहीं पा रही है, जबकि जो फर्टिल लैंड्स हैं यूपी, बिहार और जो बंगाल का एरिया है, तो उसमें 1 एकड़ में जितना प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, उतना वहाँ पे 10 एकड़ 5 एकड़ में जाके होता है। तो ये कारण हो गया। तो दैट इज़ द बंजर, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया 5 से ज़्यादा ईयर के लिए। इसके अलावा अकबर ने क्या किया कि प्रोडक्टिविटी और का सब क्लासिफिकेशन किया। क्या है सब क्लासिफिकेशन? ये तो हुआ पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, राइट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जो पोलज है, राइट, तो ये लैंड यहाँ है ना, और कोई एग्रीकल्चरल लैंड पोलज ही है लेकिन वो मध्य प्रदेश में है या असम में है, राइट। तो अब इसमें दोनों में अंतर हो सकता है कि यहाँ हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी, आप इसीलिए देखोगे कि अगर आप इंडिया के मैप को देखो, तो इंडिया के मैप को अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन का जो गैदरिंग है, वो पॉपुलेशन का गैदरिंग बता देता है कि कहाँ पे फसल ज़्यादा उपजती है। तो इंडिया का जो ये वाला सेक्शन है, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन सेंटर्ड है, एकदम गैदर्ड है, और उसको क्या बोलते हैं, डेंस पॉपुलेशन है। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिवर हैं, राइट। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है,
तो ये मल्टीपल रिवर, ये अब नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है कि हिली एरियाज़ है, प्लेन फ्लैट लैंड है नहीं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मुश्किल है, राइट। तो यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन ये जो है ये पूरा प्लेट है ना, गंगेटिक प्लेट है ये, है ना। जो आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे तो आपने इसे देखा होगा कि एशियाई प्लेट और जो वो है अफ्रीकन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है, वो दोनों टक्कर होता है तो उससे एक हिमालय बनता है, राइट। तो यहाँ पे एक प्लेन लैंड बनता है, पंजाब पाकिस्तान से शुरू होता है, पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पंजाब, हरियाणा, है ना, उसके बाद यूपी, बिहार और बंगाल। तो सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन इस एरिया में है। क्यों डेंस है? ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो ज़्यादा है ना। नदियाँ हैं तो नदियों से बाढ़ आता है, बाढ़ से नई मिट्टी आती है, नई मिट्टी से जो है वो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो इस कारण से अभी भी आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ, बिहार में, बंगाल में। बंगाल का पॉपुलेशन 13-14 करोड़ के आसपास है, बिहार का पॉपुलेशन 14-15 करोड़ के आसपास है, और यूपी का पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास है। तो ये तीन स्टेट को ही अगर आप काउंट कर लोगे तो 55 से 60 करोड़, यानी कि हाफ ऑफ इंडिया इस गंगा के सराउंडिंग और यमुना के सराउंडिंग ही रहता है। अब यहाँ पे साउथ में भी आप जाओगे तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, अब यहाँ पे नर्मदा है ना, और बहुत सारी कावेरी, कृष्णा। तो यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो डेंसिटी कोस्टल एरिया में है, नदियों के किनारे है। या फिर आप अफ्रीका को देख लो, नील नदी का पूरा एरिया, उसी के पूरे सराउंडिंग में बसा हुआ सारा का सारा सिविलाइजेशन है। या वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो मैक्सिमम सिटीज जो है वो किसी न किसी रिवर के बगल में बसे हुए सेटल्ड हैं, राइट। तो यहाँ पे ये मैटर था। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि एक मान लो यूपी में या बिहार में कहीं भी कि एक ऐसा वाला लैंड है ना, और एक मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में क्या है कि बेसिकली वहाँ प्लेटूज है, तो लैंड है, फ्लैट लैंड है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और इसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। लेकिन दोनों एनुअली इसमें जो है वो क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। तो अब दोनों से सेम तरह का टैक्सेशन आप लोगे तो परेशानी हो जाएगी। तो शेरशाह और तमाम लोगों ने तो कह दिया कि भाई दो तरह के एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, लेकिन अकबर कह रहा है कि नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड को मैं 4 पार्ट में बांटता हूँ, राइट। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी के बेस्ड पे मैं सब क्लासिफिकेशन करता हूँ। क्या है कि बेस्ट लैंड, मीडियम लैंड और लो लैंड की प्रोडक्टिविटी। कुछ लैंड्स ऐसे होंगे जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे बेहतर होगी तो उसका टैक्सेशन रेट अलग होगा, किसी की प्रोडक्टिविटी मीडियम है तो उसका टैक्सेशन अलग होगा, और किसी की प्रोडक्टिविटी एकदम लो है तो उसका टैक्सेशन रेट अलग होगा। तो ये किसानों के लिए बेहतर हो गया, फार्मर्स के लिए ये बेहतर हो गया कि जो उसका किंग है और उसी बेस पर जागीर जो है वो आवंटन होगा, और उसी बेस पर जो ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करेगा। तो किसान को यहाँ रिवोल्ट करने का कोई सीन ही नहीं मिलेगा, फिर उसके लिए आसान हो जाएगा, फिर कोई टैक्स क्यों नहीं देना चाहेगा। अभी आप समझो, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, जानता हूँ कि जो मान लो कि एनुअली 1 करोड़ कमाते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि 1 करोड़ अगर आपकी सैलरी है या आप बिजनेस करते हो और आपको इनकम होती है, आप बैंक से उसको ट्रांजैक्ट करते हो, ब्लैक मनी नहीं है तो 35% आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। 35% होता है इसका 35 लाख। अब कोई भी इंसान अभी भी मान लो कि अपर मिडिल क्लास हुआ जो 1 करोड़ कमा रहा है एनुअली, राइट, तो उस कंडीशन में उसको 35 लाख टैक्स दे देना पड़ेगा। तो उसके पास ऑप्शन ये है कि इस पैसे को अगर से गवर्नमेंट टैक्स ना ले तो वो इससे ज़मीन खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है। किसी को भी पसंद नहीं आएगा ये देना, तो फोर्सफुली इससे लेना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा, रेड मारना पड़ेगा, डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा कि नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि ये कोई नहीं चाहेगा देना। और इससे बचने का हर वो तरीका निकालेगा। तो इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, दैट इज़ CA, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलिए, वो आपको रास्ता बताएगा कि कैसे आप कम से कम टैक्स देते चले जाएंगे, राइट। तो ये लोग कोशिश करते हैं चुराने का, पैसा नहीं दे पाए, है ना। और बाद में यही लोग भ्रष्टाचार पर बराबर ज्ञान देंगे कि भाई हर नेता करप्ट है, हर आदमी करप्ट है। जितने भी ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो सोसाइटी में तो हैं,
लेकिन कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए, अगर वो सही से इलाज नहीं कर रहा है, उल्टा पुल्टा दवाई लिख रहा है, जहाँ उसको पता है कि वो दवाई या बेसिक जो है वो इलाज कर सकता था, लेकिन जांच के लिए एक पूरा का पूरा लिस्ट लिख दिया कि जाओ मेरे यहाँ जाके डायग्नोसिस करवाइए, जांच करवाइए, फिर मैं आपको मेडिसिन दूंगा। उसको पता ये फॉल्स था, फर्जी था, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता चल गया कि इसको क्या बीमारी है, या फिर एक सप्ताह में दवाई दे के ट्राई तो कर ही सकता हूँ, ऐसा कोई सीरियस सीन तो है नहीं। तो वो बेईमानी कर रहा है। वकील बेईमानी कर रहा है कि उसको पता है कि 3 से 4 हियरिंग में, है ना, इस बंदे को बेल दिला सकता हूँ, लेकिन वो नहीं दिलाएगा क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। पुलिस वाले बेईमानी कर रहे हैं कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, और ये सब मिल के कंपोजिट, राइट, और पूरे देश के जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या जो IAS PCS ऑफिसर्स हैं, उसको गालियां दे रहे हैं कि इसके कारण से करप्शन है। जबकि सच्चाई ये है कि अभी इंडिया का सीन है कि हर आदमी जब जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो करप्शन सोसाइटी में घुल गया है ना, वो मिल चुका है बिल्कुल। तो ये यहाँ भी सीन है कि कोई भी अगर एक फार्मर है तो वो टैक्स देने से बचने की हर संभव कोशिश करेगा, अगर टैक्सेशन साइंटिफिक नहीं है तो अकबर ने टैक्सेशन को साइंटिफिक किया। अभी मसाहत चल रहा है, जाप्ती में ही हम लोग हैं, टोडरमल आएगा तो इसको और बेहतर करेगा। तो ये है आपका मसाहत सिस्टम और जाप्ती सिस्टम। अब है कि रेवेन्यू कैसे कैसे क्या था, इसको देखते हैं। तो शेरशाह क्या किया, एवरेज प्रोडक्ट बिगन बिघा एंड लैंड टाइप 1/3 ऑफ प्रोडक्ट वाज फिक्स्ड एट द स्टेट शेयर। ये मैंने आपको बता ही दिया कि शेरशाह वगैरह क्या कह रहा है कि वो 2 तरह का पैटर्न बनाया, 2 तरह की लैंड होते हैं, उसमें से कह दिया कि आपका जितना होता है एवरेज निकाल लेते हैं हम, उसका 1/3 जो है आपको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा, राइट। अब अकबर ने जब तक वो टोडरमल वाली बंदोबस्ती यानी कि आइन या 10 साल नहीं दिया, तब तक अकबर इसी पैटर्न पे चलता है। और अकबर क्या करता है कि ये भी कह रहा है कि अडॉप्ट मोर साइंटिफिक मेथड, एवरेज प्रोडक्ट्स पर बीघा निकाल लेते हैं, लैंड टाइप और सब टाइप निकाल लेते हैं, और साइंटिफिक क्रॉप टाइप्स भी निकाल लेते हैं। किस तरह के क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स भी कई तरह के होते हैं, एक होता है जनरल क्रॉप्स, एक होता है कॉमर्शियल क्रॉप्स। अगर आप स्पाइस उगाते हो, मिर्ची है ना, या इलायची, या मान लो और भी कुछ है, हल्दी, तो वो आपका जनरल क्रॉप कैसे हो गया, वो तो कमर्शियल क्रॉप्स है, वो तो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। या आप वेजिटेबल्स उगाते हो, है ना, तो उस कंडीशन में तो आपको जब वो बेचोगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना। कोई इंसान मान लो मक्का उगा रहा है, धान उगा रहा है, तो उसको तो प्रॉफिट कम होगा ना, क्योंकि उसका प्राइस कम रहता है मार्केट में। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्ट पर बीघा निकाल लेते हैं, लैंड टाइप और उसका फिर सब टाइप ये, और इसको फिर साइंटिफिक क्रॉप टाइप्स कर देते हैं, है ना। उसका 1/3 जो है वो हम रेवेन्यू के रूप में फिक्स कर देंगे। और हम लोगों ने क्रॉप को भी कैटेगराइज, मतलब अकबर कह रहा है कि हम लोगों ने क्रॉप को भी कैटेगराइज कर दिया है कि जनरल क्रॉप है तो उसका इस तरह से होगा, है ना, और कमर्शियल क्रॉप है तो उसका इस तरह से यूज़ किया जाएगा, है ना। इस तरह से सेंस क्या, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 1/3 तो सबका 1/3 दे देते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आप अगर हल्दी उगाते हो, है ना, अगर आप स्पाइसेस में मान लो कि कुछ और धनिया, या मान लो कि आप कोरिएंडर हो गया, दैट इज़ धनिया, है ना, या आप वेजिटेबल्स उगाते हो, तो आप उसको जब बेचने जाओगे तो आपका जो 1/3 देने के बाद भी वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा देन गेहूं और मक्का और धान के प्रोडक्शन के, राइट। तो इसने कहा नहीं, इसको दूसरे तरह से हम लोग करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि किसमें कैसे कैसे क्रॉप्स हैं, राइट। अब अगर मान लो इसमें भी प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार 1/3 कर रहा हूँ, तो 1/3 किसका, लैंड का 1/3, प्रोडक्शन का 1/3, है ना। तो ये किसका किया जाएगा, इसको भी मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कह रहा है कि पट्टा और काबूलियत सिस्टम अकबर के टाइम में क्या आ गया, व्हाट इज पट्टा एंड व्हाट इज काबूलियत, या कबूलियत इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ये पूरा क्लासिफिकेशन के बाद एक डॉक्यूमेंट जारी करेगा हर फार्मर के लिए कि पर्टिकुलर इस फार्मर पे इतना है, इस फार्मर पे इतना है। अब आपके मन में ये होगा कि इतना पॉसिबल नहीं है, तो ये जो है वो लगाया जाएगा पूरे विलेज पे, है ना, पर्टिकुलर एक किसान पे नहीं लगाया जाएगा। और कलेक्ट होगा कहाँ पे, ये परगना में, जो कि विलेज का ग्रुप है, लगेगा विलेज पे और कलेक्ट होगा कहाँ, परगना में। तो और जो स्टेट के पास काउंटिंग यानी किंग के पास जो काउंटिंग होती है वो परगना लेवल पे होती है कि टोटल इस परगना से इतना आना था, 1 लाख आना था, इस परगना से 2 लाख आना था, राइट। तो तो विलेज में आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर लो और वो बता दिया जाएगा कि इस किसान के पास इतना है, इसके पास इतना है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि व्हाट इज पट्टा एंड काबूलियत। तो पट्टा कहा जा रहा है गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट करेगा,
और इसमें लैंड डिटेल्स होंगे, टाइप होगा और रेवेन्यू अमाउंट होगा, दैट इज लगान, 2 गुना लगान देना होगा, राइट। वो था ना लगान मूवी में, आमिर खान वाले में, तो दैट इज लगान, है ना। तो आपको लैंड डिटेल दिया जाएगा, उसके टाइप्स होंगे और रेवेन्यू अमाउंट तय किया जाएगा। इसके अलावा क्या है, काबूलियत, काबूलियत नहीं, कबूलियत। व्हाट इज द कबूलियत? तो रिटन एक्सेप्टेंस लिया जाएगा, किससे, है ना, फार्मर से, कि आपसे जो है इतना लिया, इतना लगान आप पे लगाया गया है और आपको देना है और आप इससे सहमत हैं। तो गवर्नमेंट ने जो कैलकुलेशन किया दैट इज कॉल्ड पट्टा, और किसान ने जो एग्री उस पर हुआ दैट इज कॉल्ड कबूलियत, राइट। तो पट्टा और कबूलियत ये था। तो ये पूरा पैटर्न सिस्टम जो था, ये पूरा पैटर्न था किस पे, ये था मसाहत के जाप्ती सिस्टम पे, राइट। अब आते हैं टोडरमल ने इसमें क्या चेंज लाया। तो अकबर किंग बनते ही ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है, और इंडिया एक बड़ा मतलब सब कॉन्टिनेंट है। आप लगभग पूरे यूरोप को मिला दोगे तो इंडिया के इक्विवेलेंट आता है ना। एग्रीकल्चर की बात है, और अलग अलग तरह के जो हैं वो लैंड्स हैं, कहीं कोई नदियों का इलाका है, कोई एकदम प्लेन लैंड है, कोई जो है वो प्लेटू का और लैंड है, कोई माउंटेन हिली एरिया में लैंड है ना, वहाँ भी एग्रीकल्चर हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे कहा गया कि टोडरमल ने इसमें क्या किया, दैट इज टोडरमल सेटलमेंट सिस्टम। इसको कहा जाता है टोडरमल्स बंदोबस्ती, है ना, सेटलमेंट सिस्टम। और ये किस में दिया हुआ था, दैट इज आइन ए दहसाला। टोडरमल ने इस पूरे सिस्टम को लिखा किस में, आइन ए दहसाला में। तो टोडरमल ने इसको दिया है जो अकबर का दीवान था, दैट इज दीवान। हु इज दीवान? मैंने आपको पढ़ाया था एडमिनिस्ट्रेशन में कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में 2 तरह का सिस्टम था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका हेड वजीर होगा, और जो फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड कौन होगा, दीवान आला। तो इसको आसान भाषा में दीवान कहा जाता था। तो ये फिनांस मिनिस्टर है अकबर का, और दैट इज कॉल्ड दीवान, राइट। तो इसने एक सिस्टम दिया बेस्ड ऑन जाप्ती सिस्टम, लैंड असेसमेंट। अब इसने क्या किया, देखो इसने बहुत अच्छा किया कि इसने क्या किया कि ऐसे नहीं, आपने जाप्ती सिस्टम तो दिया, बहुत अच्छी बात है कि लैंड का टाइप करेंगे, फिर उसका सब टाइप करेंगे, फिर क्रॉप का सब टाइप करेंगे, ये सब ठीक है। तो इसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, तो 10 ईयर्स का एवरेज निकालते हैं प्रोडक्शन का। ये आसान हो जाएगा। किसी साल मान लो फेमाइन आया, किसी साल मान लो कि रेनफॉल बेहतर नहीं हुआ, मानसून अच्छा नहीं आया, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन अप एंड डाउन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 साल का डाटा लेते हैं, है ना, कि इस 10 साल में प्रोडक्शन कितना कितना हुआ, और उसको हम लोग 10 साल का किसी साल बहुत ज़्यादा होगा, किसी साल बहुत कम होगा, तो एवरेज कर लेंगे। और फिर एवरेज जब करेंगे तो उसके बाद हम उस पर टैक्सेशन करेंगे कि भाई मान लो 1 एकड़ ज़मीन है, राइट। अब 1 एकड़ ये जो है, इस 1 एकड़ में किसी साल 100 केजी हो रहा है, किसी साल 125 केजी हो रहा है, किसी साल 150 केजी हो रहा है। मैं रैंडम बता रहा हूँ आपके समझने के लिए। किसी साल 200 केजी हो रहा है, किसी साल 50 केजी हो रहा है, किसी साल 0 हो रहा है। तो आप इसको पूरा कर लो, पूरा काउंट कर लो, 10 ईयर्स का है तो, और उसका एवरेज निकाल लेंगे। अब एवरेज इसका जितना आ जाएगा, माना जाएगा कि पर एकड़ में एवरेज इतना प्रोडक्शन होता है। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ईयर्स हो गया, तो ये कितना हो गया, 225 325 375 575 और 625 हो गया। तो 625/6 कर लो, राइट। तो ये जितना आएगा इसको एनुअली 1 साल का प्रोडक्शन मान लिया जाएगा। अब उसका 1/3 लगा देते हैं। तो ये किसानों के लिए काफ़ी बेहतर हो गया आईने दासाला के कारण कि 10 ईयर का एवरेज निकाल लिया गया, लैंड का क्लासिफिकेशन हो चुका है, फिर उसका सब क्लासिफिकेशन हो चुका है ना, कि हाई लो मीडियम, और फिर क्रॉप का क्लासिफिकेशन है कि कौन जनरल क्रॉप है, कौन कॉमर्शियल क्रॉप है। तो इससे क्या हुआ कि एक साइंटिफिक सिस्टम डेवलप हुआ, दैट इज टोडरमल्स का आईने दहसाला। तो ये किसानों के लिए, इसीलिए देखोगे कि अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के पीरियड तक उस तरह का रिवोल्ट नहीं होता है। जब टैक्सेशन आसान होगा तो रिवोल्ट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, लोगों का जीवन आसान हो जाएगा, किंग का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में कम होगा, राइट। अब यहाँ पे वही बातें डिटेल में बताई गई है। क्या किया गया कि एवरेज निकाला गया क्रॉप का, कहाँ कब से कब तक, 1570 से लेके 1579 तक। इस पीरियड में, ये अकबर का पूरा पीरियड है। अकबर कब बना किंग, 1556 में, और कब तक रहा, 1604
1605 तक या 1606 तक, जहाँ तक मानना है मान लो, राइट। तो अब है कि इस बीच में ये सारा मैटर हुआ, तो 10 ईयर्स का डाटा निकाल लिया गया और फिर क्लासिफिकेशन के आधार पर, है ना, एग्रीकल्चर लैंड को जहाँ जहाँ जो मान लो वो लैंड जो लो लैंड है तो उसमें 10 साल में क्या प्रोडक्शन हुआ, मीडियम टाइप का जो लैंड है उसमें 10 साल का क्या प्रोडक्शन हुआ, अगर कॉमर्शियल क्रॉप्स हुए तो 10 साल में कॉमर्शियल क्रॉप्स कितना हुआ है उस पर्टिकुलर लैंड पे, या 10 साल मान लो कि जनरल क्रॉप्स कितने हुए हैं, फिर उसका एवरेज निकाला जाएगा। तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे परगना लेवल पे कई सारे स्टाफ होंगे, दैट इज आमिल, पटवारी, महासिलान, किरौरी, ये सारा डिपार्टमेंट के लोग जो है इनका काम यही होगा कि ये पूरा मेजरमेंट करेंगे। चूंकि वो फिनांस मिनिस्टर है तो वो तो नीचे जाएगा नहीं, तो उसको स्टाफ चाहिए, और इस सब के बारे में मैंने बता दिया कि परगना पे काम करते थे, क्या क्या काम करते थे भी मैंने बता दिया था। अब है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि रेवेन्यू फिक्स किया जाएगा दाम में या और रुपया में, किसानों को बताया जाएगा किस में, दाम में। व्हाट इज दाम? तो दाम जो है ये कॉपर का कॉइन है। अब ये ज़्यादा होगा कि मान लो कि एक परगना है, एक किसान को जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, उसको एनुअली 100 दाम देना है। उस पर जो टैक्स लगा उसका वैल्यूएशन हुआ 100 दाम। और ऐसे 50,000 किसान हैं एक परगना के अंदर, 50,000, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और किंग के पास वो डाटा जाते जाते तो पागल हो जाएगा किंग, उतना वो इतना। तो अब मान लो कि 10 दाम का एक होता है रुपया, है ना, कि 10 दाम या 16 का होता था, या 4 के मल्टीपल में ये पूरा मामला होता है, जिसको कहते हैं ना 16 आना सच होना या 16 आना खरा होना। तो ये 16 या 8 के मल्टीपल में मैटर चलेगा, या इसको 4 के मल्टी, जैसे भी समझ लो, जैसे 4 आना तो 4 हुआ, 8 आना तो 8 हुआ, 12 आना तो 2/3 हुआ, और 16 आना मतलब पूरा वो हो गया। तो ये इस फॉर्मेट में था। तो मान लो, तो अब यहाँ पे कि किसानों को बताया जाएगा दाम में, क्योंकि किसान जो है सिल्वर कॉइन देखा ही जमाना बीत जाता है ना। तो उस कंडीशन में, लेकिन परगना में जो कैलकुलेट करके लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सिल्वर कॉइन में, रुपया में, कि यहाँ पर मान लो 10,000 रुपया का रेवेन्यू आना चाहिए। तो ये आसान हो जाएगा डाटा। तो ये लगाया जाएगा किस में, दाम में और रुपया में। किंग के लिए मेंशन होगा रुपया में, या स्टाफ के लिए मेंशन होगा रुपया में, और किसान के लिए मेंशन होगा दाम में। अब आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? कि आप चाहो तो इसको कैश में दे सकते हो, अपने फसल को, क्रॉप को मार्केट में ले जाओ बेच के, और जो पैसे आएंगे उससे आप टैक्सेशन भर दो, जमा कर दो। या फिर आप इसको ग्रेन में, काइंड में भी दे सकते हो, कि आपके पास जो फसल है, हो सकता है कि आप किसान हैं, आप मार्केट में जाओगे कोई ठग लेगा, सही रेट नहीं मिल रहा है, रेट जितना था उतना मिल रहा नहीं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, क्या कि आप ग्रेन में ही आके जमा दो। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे साफ मेंशन कर दिया था क्या, कि मुझे ग्रेन में ही चाहिए, मुझे कैश में चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी मार्केट पॉलिसी लाई थी। तो मार्केट पॉलिसी के लिए उसको बहुत ज़्यादा ग्रेन चाहिए और गोदाम बना रखा था उसने, तो इसने कहा मुझे ग्रेन में ही चाहिए, मुझे कैश में चाहिए ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके पास देता है कि आप मान लो एक बैलगाड़ी का जुगाड़ करोगे, चूँकि गाँव में अगर आ गया है ना, एक जगह आपने जमा करवा दिया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लो आप छूट गए या कुछ भी हुआ तो आपको ले जाना पड़ेगा, या आपका गांव दूर में है और वहाँ पर कोई नहीं आ रहा है तो आपको परगना जाके जमा करना पड़ेगा, तो बहुत झंझट हो जाएगा, फिर उसके खर्चे अलग से लगेंगे। तो आप सोच रहे हो कि परगना के से बेहतर है कि मैं जाके मार्केट में ही बेच दूँ, और जो पैसे होंगे मैं अपने नाम का जमा करा दूंगा, राइट। तो यहाँ पर कहा गया कि ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। अब है क्या कि कलेक्शन का मैटर आता है, कि जनरली इंडिया में 2 क्रॉप्स वो होते हैं, सीजन्स होते हैं, एक को कहते हैं खरीफ, एक को कहते हैं रबी। हार्वेस्टिंग का 2 सीजन होता है, रबी और खरीफ। अब इससे पहले क्या हो रहा था कि आपको एक बार कह दिया गया कि आप मार्च में पूरा का पूरा साल भर का 1/3 दे दोगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मान लो कि मेरा 1 एकड़ का ये प्लॉट है, 1 एकड़ के प्लॉट में 100 केजी ज़मीन, 100 केजी फसल होता है रबी में, और 100 केजी फसल होता है खरीफ में, राइट। 200 केजी हो गया। अब इसका 1/3 है, तो इसका 1/3 आपको देना है। तो 1/3 तो 66 केजी आपको कहा जा रहा है कि एक ही क्रॉप के बाद आप हमें दे दो, मैं बार बार नहीं लूँगा।
अब किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया कि फिर इसके पास 34 बचा, इसी से इसको अगले 6-7 महीने 8 महीने चलाना है जब तक कि दूसरा फसल ना हो जाए, राइट। तो इसके लिए बहुत परेशानी का ये मैटर है, दोनों टाइम खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, इससे परेशानी आ जाएगी। तो अकबर ने कहा कि नहीं, ये गड़बड़ है ना, इसको भी ठीक करना जरूरी है। अकबर ने कहा या टोडरमल ने कहा, टोडरमल हिंदू थे, है ना। तो इसने कहा कि नहीं, हम लोग टैक्सेशन कब लेंगे, तो एनुअली साल में 2 बार लेंगे, एक खरीफ के टाइम पे और एक रबी के टाइम पे। अब आपको जब 100 केजी आपका प्रोडक्शन होगा तो 33 केजी जो है आप एक बार दे दो होली के टाइम में, और 33 केजी आप दूसरी बार दे दो दुर्गा पूजा के टाइम में। किसानों के लिए आसान हो गया, किसानों के लिए बहुत मुश्किल रहा नहीं कि एक बार अभी दे देते हैं, एक बार तब दे देंगे। पहले क्या होता था कि आपको इकट्ठा 66 केजी दे देना है, इससे मुश्किल आती थी। तो ये भी बेहतर हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप हो गया, फिर सब क्लासिफिकेशन हो गया, फिर आप टैक्सेशन को और आसान करने के लिए इसको 2 हिस्सों में बांट दिए। जैसे अभी क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 करोड़ रुपया आपके पास है, ये पूरा 1 करोड़ है, मैं बहुत प्रैक्टिस किया, 1 करोड़ लिखने का 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में। तो इसमें 35 लाख आपको देने हैं, राइट, 35% आपको टैक्स देने हैं। और आपको मैं कहूँ कि ये एक बार आपको देना है, तो हो सकता है कि आपको बहुत पैनिक हो जाओगे, है ना, कि मार्च में जो क्लोजिंग है, तो मार्च क्लोजिंग से पहले आपको टैक्स जमा कर देना, नहीं तो नोटिस आ जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मंथली दे दो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप क्वार्टरली दे दो। तो इससे क्या होगा कि आपको इतना पैसा इकट्ठा अरेंज करने में परेशानी नहीं होगी, तो ये बेहतर चीज़ हो गया। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, ठीक है, कि आपको 2 बार देना पड़ेगा। एडजस्ट कंसिडर विद होली एंड दुर्गा पूजा, मैंने बता ही दिया। फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइमिंग टू इजी टू बर्डन ऑन कल्टिवेटर्स, है ना, और इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया। इससे क्या हुआ कि किसानों को बेहतर होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक बार की जगह पर 2 बार देना होगा। और यहाँ पे सूर्यास्त का नियम लागू होता था कि जो डेट फाइनल हुआ है ना, चूँकि ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंडिया में उतना वैल्यूएशन दिया नहीं गया था जब तक कि अंग्रेज नहीं आ जाते। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर 1, 2, 3, 4, 5 तारीख ऐसे होता है, नहीं तो पहले होता था एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इस तरह से, है ना। जो और महीनों के नाम भी अजीब, मतलब हिंदी वाले थे, हम लोगों को तो याद भी नहीं, हम लोग तो जनवरी फरवरी वाले लोग हैं, है ना। तो पहले चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, इस तरह से चलता था। अभी भी आप ग्रामीण एरिया में जाओगे तो उसी तरह से वो बात करते हैं कि आज एकादशी है, परसों त्रयोदशी था, उस दिन चतुर्दशी था, उस दिन कृष्णाष्टमी है, उस दिन रामनवमी है ना। इंडियन जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो जो हिंदी कैलेंडर है हमारा, हिंदू कैलेंडर है हमारा, दोनों कह सकते हो, तो उस पर बेस्ड है ग्रेगोरियन कैलेंडर। उससे मिला के जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का डेट आता है, हम लोग उस पर लिख देते हैं कि मकर संक्रांति कब है, तो 14 को है, तो बिहू कब है, तो इस तारीख को है, तो माघ बिहू और तमाम तरह का वो होता है, तो माघ महीने का नाम है, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो इसमें सूर्यास्त का नियम फॉलो होता था कि सनसेट से पहले आपको वो टैक्सेशन जमा कर देना है, नहीं तो परेशानी होगी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम हो गया। आप इतना समझ लो कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है और 1806 में, इस 50 ईयर्स में अंग्रेजों ने क्या खतरनाक काम किया होगा कि बंगाल जैसे एरिया का लगभग कहा जाता है कि 1/3 पॉपुलेशन, है ना, 1/3 पॉपुलेशन फेमाइन के कारण, या 2/3 है, 1/3 या जो भी है, लेकिन बहुत मेजोरिटी में 50% अराउंड पकड़ लो, वो मर गए बिकॉज लैक ऑफ फूड। और ऐसा नहीं कि उनका जो लैंड था एंशिएंट से लेके मेडाइवल में हर टाइम पीरियड में तो इन लोगों ने फसल उपजाया ही, लेकिन तब डेथ इनकी नहीं हुई। एक से किंग आए, जल्लाद किंग आए, हाफ टैक्सेशन ले रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, या और भी उससे पहले के, या मान लो औरंगजेब को आप ऐसा देख रहे हो, 1/3 तो सब ले रहा है, लेकिन फिर भी किसान मरा नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या खतरनाक कहर बरपाया होगा, है ना, कि इस 50 साल में वो पूरा एरिया खाली हो गया, राइट। और उसके अच्छा, ये बात कोटेड है, ये बात उठी थी कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया था कि ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट से पूछा कि आपकी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर रही है इंडिया में।
और पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड ये है कि इतना पॉपुलेशन वहाँ का घट गया। तो ब्रिटिशर्स को सिर्फ इतना से मतलब था कि मुझे पैसे चाहिए, और ये सारा पैसा गया कहाँ? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में सड़कें बनी, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंग्लैंड वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री बना और पेन वर्ल्ड वो छा गया। आज जैसे अमेरिका उस तरह से इंग्लैंड था। तो जब तक आप किसी का शोषण नहीं करेंगे बहुत तेज ग्रोथ आपका नहीं हो सकता है। ये अटल सत्य है, मान्य सत्य है, राइट। तो ये पूरी कहानी आपकी थी लैंड मेजरमेंट सिस्टम की, और उससे जो हम रेवेन्यू लेते हैं उसके बारे में। तो ये है अकबर की आइन, ये टोडरमल की आइन दहसाला, जो अकबर के कहने पे टोडरमल ने बनाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, सब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, एवरेज निकालेंगे उसका, उसके बाद हम करेंगे। तो अगर आपको मेंस में ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होती है तो आपको ये काम आएगा समझने में कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अकबर एंड द एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस आउटलुक, कि अकबर का जो ये जो सेकुलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट है और सेकुलर जो छवि है ना, वो कैसे बना और वो कैसे अकबर इस फॉर्मेशन में आया। जबकि उसी के फैमिली में आप देख रहे हो औरंगजेब दूसरे पैटर्न का है, बाबर दूसरे पैटर्न का है ना, हुमायूं को भी आप सेकुलर तो नहीं कह सकते हो, राइट। तो ये कैसे हुआ, तो उसके बैकग्राउंड और अकबर ने सेकुलर दिखने के लिए, और सेकुलर दिखना इन द सेंस सेकुलर वो था भी, क्या क्या किया था इसके बारे में डिटेल में बातें की गई है। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है जब हुमायूं को भगा दिया गया था। 1542 में अकबर पैदा होता है और 1540 में हुमायूं से उसका पावर चला जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे पैदा हुआ था? ये वीर सिंह के यहाँ पे अमरकोट में, है ना, एक राजपूत किंग है, उनके यहाँ पे हुमायूं रुका हुआ है। और हमीदा बानो बेगम जो इनकी माँ है, और हुमायूं के घर में एक बच्चा होता है जिसका नाम बदरुद्दीन रखा जाता है, जो बाद में अकबर के नाम से जाना गया, राइट। अब एजुकेशन क्या हुआ? तो अब्दुल लतीफ़ और शेख मुबारक, है ना। शेख मुबारक कौन है? तो शेख मुबारक वो हैं जिन्होंने सुलह ए कुल दिया। व्हाट इज़ द सुलह ए कुल? ये यूनिवर्सल पीस की बात है, ये आगे अभी मिलेगा, अब लोग उसके पे डिबेट करेंगे कि व्हाट इज़ सुलह ए कुल। तो ये दोनों लिबरल हैं, सेकुलर हैं। तो इन्होंने अकबर को एजुकेट किया। इसके अलावा क्या हुआ कि हुमायूं के डेथ के बाद अकबर के साथ जुड़ा हुआ बंदा कौन है? दैट इज़ द बैरम खां। जबकि बैरम खां सिया है, और सिया सुन्नी का जो बंटवारा है वो काफ़ी डिटेल में है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकबर के साथ है। अब आते हैं आगे कि इसके अलावा अकबर के सराउंडिंग को आप देखेंगे तो अबुल फजल और फैज़ी दोनों काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, दोनों ने बहुत सारे बुक लिखे हैं, है ना। इसके अलावा भगवान दास राजपूत हैं, मान सिंह राजपूत हैं, महेश दास दैट इज़ नेम वाज बीरबल, ये भी हिंदू हैं, तानसेन मकरंद पांडे म्यूजिशियन है। तो ये अकबर के फ्रेंड हुए, फ्रेंड 1 2 3 4 5 6। तो अकबर के इसके अलावा टोडरमल। तो अकबर का जो सराउंडिंग एरिया आप देखोगे तो सराउंडिंग एरिया में कोई रिलीजियस पर्सनालिटी उस तरह से नहीं है ना। तो इससे अकबर का एक सेकुलर इमेज बनता है, राइट। तो सेकुलर इमेज बनता है, तो इसी सेकुलर इमेज ने अकबर को फ़ायदा पहुंचाया कि अकबर कैसे आगे कंटिन्यू कर सकता है। देयर प्रेजेंस इन्फ्लुएंस अकबर सेकुलर माइंडसेट। अब सेकुलर माइंडसेट में अकबर ने क्या किया इसको देखते हैं। ओहो, अकबर मजहरनामा देगा, दीन इलाही देगा, ये तमाम चीज़ें अकबर के द्वारा दी जाएंगी, राइट। हाँ, देखते हैं इसको। सेकुलर पॉलिसी क्या क्या अकबर की थी। जैसे अकबर की आप राजपूत नीति को ही देख लो, तो अकबर ने राजपूत नीति में क्या कहा कि मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि आप मेरी अधीनता मान लो, आप अपना टैक्सेशन सिस्टम चालू रखो, आपके यहाँ किंग कौन बनेगा ये आप तय करो, सिर्फ मेरे यहाँ आप एनुअली सालाना जो आपका टोटल जो इनकम है उसका सम परसेंटेज ये हम लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे, आप हमें भेजते रहो, और आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ हमारे कोर्ट में डाल दो, है ना, वो रहेगा, राइट। आपके फैमिली का हो तो ज़्यादा बेहतर है, और आपके जो क्लान है यानी कि जो आपका ग्रुप है उसके लोगों को हम अपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में जो जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन देंगे,
तो इसका ये, और अगर आप में हमारे यहाँ मैट्रिमोनियल रिलेशन में बनना चाहते हो तो आपकी जो लड़कियाँ होंगी जिनसे मैं मैरिज करूँगा, है ना, तो उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली रिलीजन चेंज करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। तो इस तरह की बातें अकबर ने कही थी। तो यहाँ पे यही है। तो अकबर ने ये मेंशन कर दिया, अगर मैं, और उसने कहा कि अगर मैं अटैक करता हूँ, आप हार जाते हैं, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप में से किसी को फोर्सफुल्ली रिलीजन चेंज नहीं करवाया जाए, कन्वर्जन नहीं करवाया जाएगा। आपको जो वार स्लेव है वो नहीं बनाया जाएगा। आपका किंगशिप मैं आपको वापस कर दूंगा, बस आपको मेरी अधीनता मान लेनी है, मेरे सुप्रीमेसी को मान लेना है। मैं तो अब यहाँ पे है कि फोर्स कन्वर्जन ऑफ वार प्रिजन्स इनटू स्लेव। सबसे पहले तो ये बंद करवा दिया अकबर ने कि ये नहीं चलेगा, मैं ये नहीं करवा रहा, आप इसके लिए टेंशन फ्री रहो। कहीं भी पूरे इंडिया में मैं अटैक करता हूँ तो अगर आप हार जाते हो तो ये नहीं होगा। प्रैक्टिस ऑफ फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स, है ना, कि अगर आपको रिलीजियस कन्वर्जन्स कोई करता भी है तो उसको मैं नहीं करूँगा। एबोलिश पिलीग्रामी टैक्स, पिलीग्रामेज टैक्स, है ना, तो ये पहले भी लगता था, इस पे अलग विवाद अलग क्यों है पता नहीं। जो है वो आप देखोगे कि मौर्य के पीरियड में, अशोक के टाइम में भी लगता था, है ना, तीर्थ यात्रा कर, है ना, पिलीग्रामेज टैक्स, दैट इज कॉल्ड बलि। उस पीरियड में बलि कहा जाता था। तो यहाँ पे भी लग रहा था कि आप अगर मान लो वैष्णो देवी जाते हो, आप अयोध्या जाते हो, या फिर देवघर जाते हो, या फिर वट एवर कहीं भी जाते हो, जगन्नाथपुरी जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे जाने पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अकबर ने कहा कि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं हटा देता हूँ, इसे हटा दिया। उसके अलावा क्या, जजिया 1564 में अकबर ने इसे बंद करवा दिया। एक बार 1595 में थोड़े से टाइम के लिए लगाया था, फिर वापस हटा दिया था, राइट। तो इसको कहा कि अकबर मैं इसे बंद करवा रहा हूँ कि आपको रिलीजियसली काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे ऊपर जजिया थोपा जा रहा है, राइट। इंट्रोड्यूस इलाही संवत, यहाँ पर अकबर ने इलाही संवत को इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो इलाही संवत था वो इंडियन जो पहले से हम लोग जो विक्रम संवत चला रहे थे उसी से मिलता जुलता था। क्यों, सोलर बेस्ड कैलेंडर था, है ना, सोलर हिजरी संवत की जगह पर इसने इलाही संवत चलाया। वहाँ पे मून बेस्ड कैलेंडर होता है इस्लामिक लोगों का, तो यहाँ पे कहा नहीं, मैं ये चला रहा हूँ इलाही संवत, दैट इज सोलर बेस्ड। यहीं पे वो रबी खरीफ वाला कॉन्सेप्ट था। अभी भी जो क्लोजिंग का पीरियड है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, राइट, तो ये फिनेंशियल ईयर का आ जाता है, तो दैट इज़ द हमारा विक्रम संवत था। तो उसी पर बेस्ड इलाही संवत दिया, तो उससे आसान हो गया लोगों को। तो ये भी लगा कि भाई ये रिलीजियसली काफ़ी वो नहीं है, रिजिड नहीं है, ये सेकुलर टाइप का बंदा दिख रहा है। अब क्या किया, मैंने ये कई बार आपको बताया था, ये मॉडर्न में मिलेगा। बैंड फोर्स्ड सती इन आगरा सराउंडिंग एरिया, वॉलंटरी सती इज परमिटेड। देखो अकबर की जो आप टेरिटरी मान लो ये है अकबर की टेरिटरी, तो अकबर का जो कैपिटल है दैट इज आगरा, तो अकबर ने सिर्फ इतना कहा कि आगरा में, यानी कि इन द आगरा और उसके सराउंडिंग एरियाज में फोर्स्ड सती नहीं होने देंगे, है ना। आप फोर्स्ड सती नहीं कर सकते हो। वॉलेंटरी सती अगर है, कोई करना चाह रही है, व्हाट इज द सती प्रैक्टिसेस, कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ को हस्बैंड के साथ वहाँ पे जाके मरना होता है, दैट इज सती प्रैक्टिसेस। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में राजा राम मोहन राय ने स्पेशल काफ़ी वो किया और फिर एक लॉ बना और ये चीज़ डिमोलिश कर दिया गया। आज तक ये बैन है, राइट। अकबर ने कभी ये नहीं कहा कि पैन इंडिया में जो मुगल एरिया है आप कहीं सती नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मामला रिलीजियस है ना। अगर आप रिलीजन और सोसाइटी में इंटरफेयर करोगे, चाहे किंग कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन पब्लिक रिवोल्ट कर देगी। तो अकबर ने कहा ठीक है आप करो जो कर रहे हो, लेकिन ये जो छोटा सा एरिया मैंने बनाया है ये उसका कैपिटल है। अकबर ने कहा कि इस एरिया में नहीं होगा, फोर्सफुली नहीं होगा, वॉलेंट्री आपको सती होना है, तो मैं मना नहीं कर रहा, ये आपका इंटरनल मैटर है, आप लोग देखो इसमें क्या करना है। ट्राई टू इंक्रीज मिनिमम हिंदू गर्ल्स ऑफ 14 ईयर्स, लड़कियों की जो शादी की मिनिमम एज है उसको कहा कि कम से कम 14 ईयर्स होने चाहिए। जनरली चाइल्ड मैरिज की बात है, चाइल्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा टैबू था इंडियन सोसाइटी में। फिर ये ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद ये तय हुआ कि भाई नहीं, देखो ये एंशियंट की जो इंडियन सोसाइटी थी वो दूसरी तरह की थी। अर्ली मेडाइवल और मेडाइवल आते आते सोसाइटी में काफ़ी चेंजेज आए, इससे एक अलग अलग तरह की समस्या आ गई। तो ये पे यहाँ पे कहा गया क्या कि
मिनिमम एज 14 ईयर्स होना चाहिए। आपने वैदिक सिविलाइजेशन देखा था, तो वैदिक सिविलाइजेशन में मिनिमम एज क्या था, 16 ईयर था, कि 16 ईयर से कम उम्र में मैरिज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं चलो 14 में होता, और फिर ये बाद में कंटिन्यू रहा भी, और बहुत समय तक चाइल्ड मैरिज चलता रहा, जब तक कि ईश्वरचंद विद्यासागर और तमाम जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। टूक स्टेप्स टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस, है ना, ठीक है। मेड विडो रीमैरेज टैक्स इम्पैक्ट प्रमोशन एंड सोशल रिफॉर्म। तो अकबर जो है विडो रीमैरेज पे आपको, जैसे कि मैंने बताया था टैक्सेशन में कि आपको टैक्स मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ कहा कि अगर किसी विडो का रीमैरेज हो रहा है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी अकबर का सोशल था, कि ये देखा आपने अकबर का कि सोशल पॉलिसी और सेकुलर रिफॉर्म्स क्या क्या थे। अब आते हैं वापस अकबर के मजहरनामा पे, है ना। व्हाट इज़ द मजहरनामा। 1579 में अकबर ने इसे इशू किया। क्या है मजहरनामा, ए ऑफिशियल रिलीजियस ड्राफ्ट बाय शेख मुबारक, अबुल फजल एंड फैजी। अबुल फजल और फैजी जो है वो इसके फ्रेंड है, और शेख मुबारक जो है इसके गुरु थे। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन देश दुनिया को समझने के लिए, किंग का बेटा है, हुमायूं का बेटा है, तो इसको लोग बैठा के बचपन में दुनिया भर की ज्ञान की बातें सुनाए होंगे। तो दैट इज़ द शेख मुबारक, और ने ये कॉन्सेप्ट दिया था मजहरनामा वाला। इशूड टू असर्ट इम्पीरियल अथॉरिटी टू रिलीजियस मैटर्स, रिलीजियस अथॉरिटी, है ना। अब देखो मजहरनामा को आसान भाषा में मैं समझाता हूँ कि ये क्या था। ये इस्लामिक रूल है, मोनार्की है। अकबर ठीक है लिबरल हो सकता है, थोड़ी बहुत रिवेट दे दे, वो अलग चीज़ है। 95% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, राइट। और उस पर जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन लगाया है वो एडमिनिस्ट्रेशन शरीयत ओरिएंटेड है ना। तो अकबर ने कहा यहाँ पे मजहरनामा में कि आप जो शरीयत का लॉ है, ये लॉ की बिलोंगिंग कहाँ से है, तो कुरान से है, हदीस से है ना, और चीज़ें जो इस्लामिक बुक्स हैं उससे हैं, शरीयत से है, शरीयत लॉ है। तो इसमें कहा कि इसको डिफाइन कौन करेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैटर आता है, वहाँ पे एक इस्लामिक स्कॉलर उसको दूसरी तरह से डिफाइन कर रहा है, दूसरा इस्लामिक स्कॉलर उसको दूसरी तरह से डिफाइन कर रहा है, तो सही कौन सा है, और फिर जजमेंट इस पे कैसे दिया जाएगा, राइट। तो डिक्लेयर दैट in case of disagreement among Islamic scholars the emperor decision would be final। क्या है, तो कहा कि अगर मान लो कि एक्स है कोई इस्लामिक स्कॉलर, उसने किसी चीज़ को डिटेल किया, अपना बताया कि नहीं मेरे हिसाब से ये चीज़ें ऐसी थी या ऐसी हैं, और वाई ने कहा नहीं आप गलत कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये चीज़ें ऐसे हैं, राइट। एक्स अलग व्यू रख रहा है किसी टॉपिक पर, वाई अलग व्यू रख रहा है। तो अकबर ने कहा कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिस पे दो उलेमा, इस्लामिक लॉ के जानकार को उलेमा कहते हैं, कि दो उलेमा का डिफरेंट ओपिनियन होगा, तो उस कंडीशन में जो किंग है उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, राइट। देखो किंग भी आप हैं तो फिर भी तो आपको कुछ ना कुछ तो लॉ से चलना ही पड़ेगा ना, चाहे आप एंशिएंट के किंग हो या मेडाइवल के अकबर हो। तो इनका जो लॉ है वो इस्लामिक लॉ है, दैट इज़ शरीयत। तो इसने कहा कि उसके डिफिनीशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और दो लोग डिफरेंट इसमें व्यू रखते हैं, तो जो किंग का व्यू होगा तो वो फाइनल व्यू माना जाएगा। अब इसमें एक ट्रबल है। क्या ट्रबल है, दुनिया में कोई ऐसा मैटर ही नहीं है जिसमें दो लोगों का व्यू सेम हो। अगर आप विवाद करना चाहते हो तो इसमें क्या है कि किसी भी मैटर पे आप कह दोगे कि सनराइजर जितना ईस्ट उगेगा, नहीं उगता है ना। कैसे नहीं उगता है, रोज़ देखते हैं उगता है ना। सन का राइज ईस्ट में होता है, सनसेट वेस्ट में होता है, बोलेगा नहीं होता है। अब वो आप कहोगे कि ये देखो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अब वो आपको काउंटर करेगा कि भाई किसने कहा कि ये ईस्ट है, सन ने कहा, भविष्यवाणी हुई थी, आसमान से आया था, या सन जब राइज करता है तो वहाँ लिखा आता है कि ये ईस्ट है, और जब सनसेट होता है तो यहाँ लिखा आता है कि ये वेस्ट है। ऐसा है, ये हम लोगों ने कहा ये ईस्ट है। हो सकता है कि आज से 500 साल के बाद हम लोग इसको ईस्ट मानना छोड़ देंगे, हम लोग इसको कुछ और कहेंगे कि ये पाई है, ये जो है वो डेल्टा है, ये गामा है, ये सिग्मा है, व्हाटएवर बोल सकते हैं।
तो आज जो ईस्ट है वो कल डेल्टा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो दैट इज टेक्निकली यूनिवर्सली तो ये रॉन्ग है ना कि सन राइजेज इन द ईस्ट। अब तो बात तो ये तो बकैती वाली बात हो गई। अब यहाँ पे किंग की एंट्री होगी। किंग कहेगा तुम दोनों डिफर करते हो, चलो मेरे पास आओ। तो अगर किंग किसी टॉपिक को अपने हिसाब से घुमाना चाहे, मूव कराना चाहे, तो उसमें तो उसको कुरान को भी मानने की ज़रूरत नहीं है, शरीयत को भी मानने की ज़रूरत नहीं है, जो उस समय का लॉ बुक है, राइट। और वो जो किंग कहेगा वो फाइनल होगा। इससे क्या हुआ कि इसे इस्लामिक जो ऑर्थोडॉक्स थे उनके दिमाग में अशोक जो ये सॉरी अशोक कह रहा हूँ, अकबर जो है वो काफ़ी हार्ड पंच कर रहा था कि ये तो बड़ी बदतमीजी हो गई कि आप कुरान और शरीयत के अगेंस्ट जाके मामला तय कर रहे हो। तो यहाँ पे कह दिया कि डिसएग्रीमेंट एमंग इस्लामिक स्कॉलर द एम्पायर डिसीजन वुड बी फाइनल, और हर मैटर में डिसएग्रीमेंट होगा। तो ये क्या बात हो गई। और पोजीशन क्या करता है, पोजीशन द एम्पायर अबव ट्रेडिशनल इस्लामिक अथॉरिटीज लाइक द कुरान एंड हदीस इंटरप्रेटिव मैटर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुरान हदीस से ऊपर माना जाएगा, मतलब इसके बात को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस पे सारे उलेमाओं का सिग्नेचर चाहिए, जितने भी इंडिया में, कोई उलेमा सिग्नेचर करने को तैयार ना हो। और ये किंग है, इसने मजहरनामा दे दिया है ना। अब क्या हुआ कि एक दिन सारे उलेमा सुबह सुबह जगे और सबने कहा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये क्या मतलब गजब का दिमाग अकबर ने लगाया है, गजब, लाओ मैं सिग्नेचर करता हूँ। सब ने कर दिया। ऐसा क्या, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि उलेमाओं का मन बदला? कोई मन नहीं बदला। अकबर ने, ऐसा कहा जाता है अनऑफिशियली कि फोर्सफुल्ली उलेमाओं से सिग्नेचर करवा लिया। कि उलेमा का बेटा मान लो अगवा कर लिया, उलेमा के घर में रात में आर्मी भेज दिया कि सुबह उठोगे, मस्जिद में जाओगे और जाके ये मजहरनामा पे साइन करोगे। क्लियर? बोला हाँ सर क्लियर कर देंगे, कल नहीं तो सैटरडे को तुम्हारी डेथ तय है। तो ये एक समस्या हो गई। ये मजहरनामा न चाहते हुए भी तमाम उलेमाओं ने एक्सेप्ट किया, है ना। अब है नेक्स्ट कंट्रोवर्सी एंड रेसिस्टेंस। द मजहरनामा फेस्ड प्रोटेस्ट एंड फतवाज ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स। Akbar effectively overcome opposition by 1581 maintaining this stance। 1579 में दिया, अकबर को 2 साल लगा। 1581 में मैंने बताया पूरा प्रोसेस। पहले अकबर ने रिलीज किया कि चलो देखते हैं कि अपने हिसाब से ये लोग कर देता है तो ठीक है। फतवा उतवा जारी होने लगा, है ना, कि भाई ये तो गलत है, महा गलत है, ये घोर गलत है, पाप है, अन्याय है, वॉटेवर, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो अकबर ने फिर सबको ठीक कर दिया कि किंग तो किंग है, ठीक है। तो ये है मजहरनामा। तो अकबर ने मजहरनामा दिया। अब है दीन इलाही। ये शानदार चीज़ है ना। इस पे ऑर्थोडॉक्स मुसलमानों ने बहुत गालियाँ दी अकबर को, और अकबर ने पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गालियाँ इसी टॉपिक पे खाई है, दैट इज़ दीन इलाही। क्या है दीन इलाही? दीन इलाही ये है कि अकबर को थोड़ा थोड़ा खुजली होने लगा कि मतलब गॉड ही बन जाए क्या, है ना। तो क्या है दीन इलाही? तो ये कहाँ मेंशन है? आईने अकबरी में और मुंतखब उल तवारीख में। बदायूनी जो आपको मैंने बताया था, तो बदायूनी भी अकबर के कोर्ट का है, बाद में जहांगीर के टाइम में भी था। तो इसने ये किया, बताया कि ये दीन इलाही अकबर ने दिया था। क्या है? तो सुलह एक कूल, यूनिवर्सल पीस और टॉलरेंस पर बेस्ड था। अकबर ने कहा कि हम डिवाइन यूनिटी और मोनोथिज्म की बात कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद सुपर सोल। तो अकबर ने क्या किया कि बहुत सारे रिलीजन के लोगों से मिला, जैनिज़्म के लोगों से मिला, सिखिज़्म के लोगों से मिला, क्रिश्चियनिटी के लोगों से मिला, हिंदुज़्म के गुरुओं से मिला, और सबसे मिल के उसने एक कंपोजिट थॉट डेवलप किया। क्या कि आप क्या करो कि आप, इसने एक अपना सेक्ट चलाया, पंथ चलाया, दैट इज कॉल्ड क्या? दीन इलाही, राइट। कहा कि हम लोग डिवाइन यूनिटी, हम सब एक हैं। आपको दीन इलाही में शामिल होना है तो उसका बहुत आसान तरीका, दीन इलाही का बॉस हुआ अकबर, है ना। ये अपना एक पंथ चला रहा है, सेक्ट चला रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, अकबर के सामने जाना है, मोनोथिज्म को मानना है, वो तो है ही है ना। डिवाइन यूनिटी मतलब गॉड के एक है,
कर्म के आधार पर आपके लाइफ का वो डिसीजन होता है। आपको अकबर के सामने जाना है, घुटनों पे बैठना है ना, और आपको अकबर उठाएगा, गले लगाएगा, आप अपना सर मुंडवाएंगे, है ना, और आज से आप और अकबर भाई भाई हुए, है ना, सब भाई भाई हैं। दैट इज कॉल्ड दीन इलाही। आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं, दीन इलाही में शामिल हो सकते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वटेवर। फिर से एक बार अकबर को दम भर गरियाया सब ऑर्थोडॉक्स मुसलमान ने, है ना, दम भर गालियाँ दी कि भाई ये तो एकदम बदतमीजी पे उतर आए, मजहरनामा तक तो बर्दाश्त भी कर सकते थे, अब तो ये दीन इलाही पे आ गया है ना। लेकिन अकबर का ये जो दीन है, और अकबर ने इसे फोर्सफुली नहीं किया, ये अच्छी बात ये थी कि अकबर चाहता तो पूरे इंडिया को दीन इलाही में कन्वर्ट करवाता कि चलो उन्हें तो मार देंगे, किंग है ना। तो अकबर ने कहा कि मर्जी है तो आए, नहीं मर्जी है तो नहीं आए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेजोर कॉन्सेप्ट है, इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि अकबर भले ही अनपढ़ हो लेकिन जीनियस था वो बंदा। तो कुछ जीनियस थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर जाते हैं कभी कभी। एम टू सिंथाइज पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ वेरियस रिलीजियस एंड फिलोसफी। अभी मैंने बताया आपको कि मल्टीपल रिलीजन के लोगों से मिला और उसके बाद उसको एक जगह सिंथाइज कर दिया। हैड अराउंड 20 फॉलोअर्स इंक्लूडिंग अकबर। 20 फॉलोअर्स बेचारे को मिल पाए। ये तो अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे होता तो ये तो आत्महत्या कर लेता, सुसाइड कर लेता कि भाई 20 फॉलोअर्स से बस। यहाँ तो 1,00,000-2,00,000 फॉलोअर वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं कि भाई नहीं रहूँगा अब ज़िंदगी में। और किंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट देता है दीन इलाही, और उसको मात्र 20 लोग फॉलो कर रहे हैं। सलीम अकबर का बेटा ही है, और अबुल फजल जो मेजर नाम आता है, अबुल फजल, ये कुछ लोग हैं। इसके अलावा अकबर ने और लोगों से रिक्वेस्ट किया, जैसे तानसेन हो गया, बीरबल हो गया। तो इसमें बहुत बीरबल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह की इजाज़त हो तो मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रही है, ये आप ही चलाएं और आप ही इसमें रहें, है ना। तो अकबर मुस्कुरा के बात को टाल दिया। तो दैट इज़ अकबर का दीन इलाही। तो 1581 में दिया अकबर ने। क्लियर। अब आते हैं इबादत खाना। 1578 में ये रहा आपका इबादत खाना का पोस्टर, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। आप जाएंगे जब कभी तो देख सकते हैं इसको। व्हाट इज़ द इबादत खाना। तो 1578 में अकबर ने इसे अकबर ने इसे बनाया। फ्रॉम द इंटरफेथ ऑफ डायलॉग्स अकबर इनवाइटेड रिलीजियस स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कस द बिल। मैंने जो बताया आपको कि सिखिज्म के लोगों को बुला के यहाँ मिल रहा है, ये क्रिश्चियनिटी के लोगों से मिल रहा है, हिंदुज़म से जुड़े लोगों से मिल रहा है, बुद्धिस्ट मॉन्क से मिल रहा है, राइट, सबसे मिल के, और अकबर ढेर सारा डिस्कस करता है, डिबेट करता है कि आपके रिलीजन के हिसाब से गॉड का क्या वैल्यू है, इथिक्स का है, तमाम तरह का जो उसको दिमागी खुजली है उसको मिटाने की कोशिश करता है ना। किंग है, मनोरंजन के लिए। देखो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कि आप मेंटली जो है ना ये एक तरह का नशा कर रहे हैं, है ना, दुनिया को समझने की कोशिश और ये और वो, है ना, या फिर आप जीनियस हैं। तो अकबर को तो जीनियस ही माना गया है। तो यहाँ पे कौन कौन आए थे की विजिटर्स के बारे में बताया गया है कि पारसी गुरु आए, पारसी मेहरुजी दस्तूरजी राणा, जैन गुरु आए आचार्य हरविजय सूरी। अकबर ने इनके बातों से इम्प्रेस होकर इन्हें जगत गुरु का टाइटल दिया था। इसके बाद आया जैनेन्द्र सूरी, ये भी जैन ही थे, इन्हें युग प्रधान का टाइटल दिया था कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं। इसके अलावा जैनिज्म के आए विजय सूरी, कला सरस्वती का इनको टाइटल दिया गया। तो जैन रिलीजन से 3 लोग आए, आचार्य हरविजय सूरी जिन्हें जगत गुरु का टाइटल दिया गया, जिनेन्द्र सूरी जिन्हें युग प्रधान का टाइटल दिया गया, और विजय सेन सूरी ये कला सरस्वती का टाइटल दिया गया, और पारसी मेहरुजी दस्तूरजी राणा भी यहाँ आए थे। अब है कि चूंकि आप देख रहे हो कि इस 4 में से जो बड़े नाम मेंशन किए गए हैं, है ना, तो इसमें से मैक्सिमम जो है वो जैन से हैं। तो अकबर जैन से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, या जैनिज्म को वो जानना चाहता होगा, क्योंकि जैनिज्म एक्सट्रीम की बात करता है, और एक्सट्रीम जब होता है तो वो लोग सबको एक्साइट करता है, राइट। तो अकबर इन्फ्लुएंस्ड बाय जैनिज्म, इसने मीट खाना छोड़ दिया, है ना। और इस्लामिक लोग है, राइट, और इस्लामिक लोग होके भी, इस्लामिक पर्सन होके भी अगर मान लो ये मीट ईटिंग को छोड़ रहा है, गिव अप कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो दैट इज़ द अकबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अकबर और सिखिज्म, है ना। सिखों के साथ मुगलों का कनेक्शन बहुत उल्टा पुल्टा रहा। अकबर के टाइम तक तो ठीक रहता है, गुरु नानक देव का इमरजेंस होता है बाबर के पीरियड में, है ना, और उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाता है। तो अकबर के टाइम तक ठीक। जहांगीर के पीरियड में गुरु अर्जुन देव, जहांगीर ने उनको मरवा दिया, है ना। उसके बाद गुरु तेग बहादुर,
वो औरंगजेब के टाइम में मारे गए। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह तो पूरा लठ लेके ही निकल गए कि अब तो मार के ही गिरा देंगे, और फिर मराठा और ये सिख और मुगलों के बीच में स्ट्रगल चलता रहा। बाद में आप देखते हो कि वेस्टर्न सेक्शन में इंडिया के एक सिख किंगडम डेवलप हो जाता है राजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में, और पूरा का पूरा सिख इंडिपेंडेंट, आज भी सिख जो है काफ़ी पावरफुल क्लान माने जाते हैं। तो सिखिज्म से क्या कनेक्शन रहा इसमें है कि गुरु रामदास आए थे मिलने के लिए, आए थे या अकबर गया था, वॉट एवर जो भी हो, और अकबर ने इनको ग्रांट दिया था, कहते हैं कि 500 बीघा ज़मीन, 500 बीघा है ना, ज़मीन अकबर ने दिया था। इसी पर बीच वो जो पूरा लैंड था, तो उस बीच लैंड में, उस ज़मीन के बीच में एक पाउंड बनाया गया था, तालाब खुदवाया गया था, जिसका नाम रखा गया अमृतसर, है ना। और उसी पाउंड में आप देखोगे कि एक मंदिर बना हुआ है जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, हरमंदर साहब बोला जाता है जिनको, है ना। सिखिज्म में आज भी ये सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, दैट इज हरमंदर साहब। तो ये जो ज़मीन है, ये गांव दान में दिया था अकबर ने गुरु रामदास को, अमृतसर। और इसी सराउंडिंग, इसी 500 बीघा के सराउंडिंग में जो पूरा का पूरा सिटी बस गया, दैट इज कॉल्ड अमृतसर। अमृतसर बिकम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ सिखिज्म। तो सिखिज्म में सिर्फ एक ही गुरु से ये मिला, उसके बाद सिखिज्म जहांगीर के पीरियड में देखने को मिलेगा कि वहाँ उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। वो कारण कुछ नहीं था, मैंने बताया आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाते वक्त में कि जहांगीर का जो क्राउन प्रिंस है खुर्रम, वो रिवोल्ट कर देता है और वो वहाँ पे उसको उनको सपोर्ट कर देते हैं वो गुरु, और फिर उनको मरवा दिया जाता है। तो ये हुआ। अब फिर ऐसा ही हुआ वहाँ औरंगजेब के पीरियड में भी, गुरु तेग बहादुर थे, उनको भी मरवा दिया गया, क्योंकि वहाँ भी जो रिवेलियन शहजादा था, क्राउन प्रिंस था, उसको गुरु तेग बहादुर ने सपोर्ट कर दिया, तो इस कारण से उनका सर कलम करवा दिया गया। शीशगंज गुरुद्वारे, आज भी लाल किला के सामने देखोगे गुरुद्वारा है, दैट इज कॉल्ड शीशगंज। ये है अकबर एंड क्रिश्चियनिटी। अब है कि क्रिश्चियनिटी का इमरजेंस हो चुका है वहाँ, यूरोप में तो पूरा छाया हुआ, मिशनरीज चल रही है, तो ये मिशनरी जो है वो अकबर के कोर्ट में भी पहुंचा। कब पहुंचा? 1579 में, और 2 बार आया, दूसरी बार आया 1590 में। अकबर क्रिश्चियनिटी को भी समझने की कोशिश करता है, इसके लिए उसने पूरा एक अलग सारे रिलीजन को समझने के लिए तो उसने एक पूरा बिल्डिंग ही बना रखा है, द विजिटिंग पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इन द मुगल एम्पायर, है ना। तो पुर्तगीज सबसे पहले इंडिया आए भी थे, और उन्होंने वो पहुँचे, और वहाँ पे वो जो आप देख रहे हो क्या 1498 में वास्को द गामा इंडिया आया था, तो उस हिसाब से ये लोग भी यहाँ पहुँच गए कोर्ट में, राइट। और अकबर इनको समझने की कोशिश करता है, और अकबर इनको परमिट दे देता है क्या, कि आगरा में आप अपना एक चर्च बना सकते हो, और कहाँ बना सकते हो? लाहौर में। तो एक चर्च एस्टेब्लिश हुआ कहाँ? आगरा में। एक चर्च एस्टेब्लिश हुआ कहाँ? लाहौर में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? तो रिलीजियस टॉलरेंस आ गया, शोकेस इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स रिलीजन्स। तो यही सब चीज़ें हैं। तो सारा रिलीजन को अकबर जब समझता है, देखता है, तो उसमें एक रिलीजियस टॉलरेंस हो जाता है। तो ये अकबर की जो है रिलीजियस पॉलिसी थी। अकबर का जो है, अकबर किस तरह से रिलीजियसली अपने आप को कट्टर इस्लामिक नहीं हुआ, बल्कि सेकुलर दिखाने की कोशिश करता है, और सेकुलर है ये, इसको साबित करने के लिए इतने सारे रिसोर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मानते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।